डिजिटल दलाल नमा एक सहाफ़ी हैं, वो अचानक उन्होंने एक खबर दी कि शहबाज गिल ने जो शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल है उससे खैरात में इलाज करवाया। मार्केट में खबर गर्दिश कर रही है कि शहबाज गिल ने खैराती इलाज करवाया है। कहाँ से? सरकारी हॉस्पिटलों में आप ऐसा इलाज मुफ्त करवा लेते हैं, लेकिन इन्होंने कहाँ से करवाया? बड़े बड़े निजी हॉस्पिटल वो भी कुछ परसेंट रखते हैं मुस्तहिक लोगों का मुफ्त फ्री इलाज करने की। तो शहबाज गिल ने जो इलाज करवाया है, फ्री इलाज करवाया है, खबर के मुताबिक वो उन्होंने हैरान हो जाएंगे आप सुन के कि शरीफ सिटी कम्प्लेक्स मियां नवाज शरीफ की मलकियत वाले हॉस्पिटल में शहबाज गिल की तरफ से अपना फ्री इलाज करवाया गया है, खैराती इलाज करवाया गया है। इस पर शहबाज गिल ने खुद ही वजाहत कर दी है कि उन्होंने ये इलाज कब करवाया और क्यों करवाया। आपके सामने रखते हैं शहबाज गिल इस हवाले से क्या कहते हैं। डिजिटल दलाल नमा एक सहाफ़ी हैं, वो अचानक उन्होंने खबर दी कि शहबाज गिल ने जो शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल है उससे खैरात में इलाज करवाया। अच्छा, मुझे भी याद ना आया कि मैंने, अल्लाह ने सेहत दी हुई है, कोई ऐसा मामला नहीं कि मुझे शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल जाना पड़े इलाज करवाने के लिए। तो मुझे याद आया कि आज से शायद 15, 16 या 18 साल पहले, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं कितने साल हो गए इस बात को, जब मैंने कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी, जो कि एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फेडरल मिनिस्ट्री, उसके अंडर ये यूनिवर्सिटी आती है कॉमसेट्स, उसमें जब मैंने अपनी पीएचडी के बाद थोड़ी देर के लिए सर्व किया था और उसमें मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन किया, तो वो बिल्कुल शरीफ मेडिकल कॉलेज कह दिया, मेडिकल हॉस्पिटल जो है रायबंड में, वो कॉमसेट्स भी लाहौर में रायबंड रोड के ऊपर है, और वो दोनों एक दूसरे से कोई 2, 4, 5 किलोमीटर में बिल्कुल करीब है। उनके शायद करीब तरीन बड़ा हॉस्पिटल जो है वो शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल ही था। तो जब वहां पर ज्वाइन करना था तो पता चला कि कोई प्रोफेसर हो भले या कोई और एम्प्लॉय हो कॉमसेट्स में, जिसने भी ज्वाइन करना है उसे अपना मेडिकल करवाकर ज्वाइन करना पड़ता है, और मेडिकल के पैसे उसी ने देने। मीन जिसका मेडिकल हो रहा होगा वही मेडिकल के पैसे देगा। तो जाहिर है, क्योंकि उनके पैनल पर कह लें या उनकी रिक्वायरमेंट थी ही वो एक हॉस्पिटल, और ये मैं आपको आज से कोई कम से कम भी सेफली मैं आपको बता सकता हूं कि ये कम से कम 15, 16, 17 साल पुरानी बात है। तो मुझे उन्होंने बताया कि जी यही हॉस्पिटल है जहां से आपने करवाना है और इतने पैसे लगेंगे, आप जाइए, पैसे दीजिए और वो आपको मेडिकल कर देंगे। मुझे अभी भी याद है, वहां पर एक प्रोफेसर जो पहले से सर्व कर रहे थे वो मेरे साथ गए, क्योंकि मैं तो वहां ज्वाइन कर रहा था, और उन्होंने मुझे वो जगह दिखाई। वहां पर हम गए, पैसे जमा करवाए, उन्होंने मेरा जो भी एक तिब्बी मुआयना होता है बेसिक सा वो किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया, उस पर तस्वीर लगाई, वो जो एक पूरा प्रोसेस होता है पाकिस्तान में जो लोग समझते हैं कि जी ये मेडिकली फिट है, और आकर मैंने वो एक खाना पूरी कह लें, उसे एक जाब्ते की कार्रवाई कह लें, कि वो मेडिकल जमा करवाया और मेरी ज्वाइनिंग हो गई, सरकारी नौकरी की जैसे ज्वाइनिंग होती है। फिर दूसरी उन्होंने शर्त रखी, मुझे अभी भी याद है, कि आप फलां बैंक में अकाउंट खुलवाएं और हम सैलरी सिर्फ उस बैंक में जमा करवाते। मैंने उन्हें ये कहा कि मेरा पहले से फलां बैंक में अकाउंट है, तो उसमें उन्होंने कहा नहीं जी, जैसे मेडिकल हम सिर्फ उसी हॉस्पिटल से करवाते हैं, सैलरी भी उसी, वो भी एक प्राइवेट बैंक था, और वो जरा थोड़ा छोटा बैंक था मेरे ख्याल में साइज में, बहुत ज्यादा उसकी ब्रांचेस नहीं थी, मेरा उसमें अकाउंट नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा तो वो भी मुझे याद है अभी तक कि वो रायबंड रोड के ऊपर ही वो बैंक की ब्रांच भी थी, और मैं गया और वहां पर मैंने अपना अकाउंट खुलवाया। तो ये दो चीजें मुझे वहां पर ज्वाइनिंग करने के लिए, अपनी मुलाजमत के सिलसिले में, मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने वहां पर ज्वाइन किया था, ये दो चीजें करनी पड़ी। अब वो जो दलाल नमा सहाफी, आजकल सहाफी तो नहीं है, माजरत है, डिजिटल दलाल जो है, दलाल चलेंगे गुस्सा कर लेते हैं, डीलर कह लें, ब्रोकर कह लें, अंग्रेजी में जो भी कहना है, उसने पहले तो वो जो शरीफ मेडिकल सेंटर से वो जो मेडिकल मैंने अपने पैसे देके करवाया था वो निकाला, और फिर उसके ऊपर ये क्लेम किया कि मैंने खैरात में वहां पर इलाज करवाया है। लख दी लानत है वैसे आपके ऐसे जर्नलिज्म पर, लेकिन मैं इस एक बात पर आप पहुंचा हूं कि ये जो फवाद चौधरी चंद लोगों को चपेड़े मारते हैं, वैसे इतनी गलत भी नहीं मारते। मैं वैसे इस चीज का कायल नहीं हूं, मैं कहता हूं कि हर एक की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपकी भी है, दूसरे की भी, लेकिन मेरा ख्याल कुछ लोग फिर ये समझते हैं कि शायद यही एक रास्ता है, और उन लोगों की शायद दुरुस्तगी भी शायद इसी रास्ते से हो सकती है, क्योंकि कोई और उनके अंदर ना तमीज है, उसको पता है कि ये क्या है, जिसने वो डॉक्यूमेंट उसे दिया उसे पता है कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये इलाज नहीं हुआ, लेकिन उसने बहरहाल, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि उनकी मंतक ही और है। चले, ये वक्त खत्म हो जाना, वक्त एक जैसा नहीं रहना, ये जब वक्त आएगा तो चले, फिर उसके बाद देखेंगे, आपको भी देखेंगे, आपके जर्नलिज्म को भी देखेंगे, उस वक्त की बात छोड़ते थे। ये आपके लिए मैंने बता रहा था, क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा कल परसों से चलाया गया था। अब आप में से कई कहेंगे कि क्यों टाइम जाया कर रहे हैं, क्यों, वो हो सकता है आप अकलमंद हो आपके लिए, लेकिन आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि सभी लोग आपकी तरह के नहीं होते। तो कई दफा चीजों को इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कुछ लोग ऐसा झूठ मानकर भी बैठ जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है शहबाज गिल का, तो जरूर इलाज करवाया होगा। तो अगर मैं नहीं बताऊंगा, नहीं एक्सप्लेन करूंगा,
ہوگا تو وہ اپنی معصومیت میں کہہ لیں, بھولپن میں کہہ لیں, کسی اور بات میں کہہ لیں, وہ یہ جھوٹ مان لیں گے. اور اسی لیے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یہ جو کاکروچز ہیں نا, یہ پنپتے ہی گندگی میں ہیں. تو ان کا طریقہ یہ ہے, وہ اسکرین شاٹ لیتے ہیں اپنی کارروائی کا اور پھر ان مالکوں کو دکھا کے وہاں سے مال پانی لیتے ہیں, اور یہی ان کا طریقہ واردات ہے. تو اس لیے ان کو ایکسپوز کرنا یا ان کا جو آپ پر اٹیک ہو اس کا جواب دینا جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ آپ نے سن لیا شہباز گل کا موقف, اور جس بندے کی طرف سے یہ سارا کچھ کہا گیا تھا اس کی انہوں نے تصویر تو دکھائی ہے جو آپ کے سامنے ہم بھی رکھ رہے ہیں, لیکن یہ بندہ ہے کون ہمیں اس کا نہیں پتا. آپ کو اگر اس کا پتہ ہے, اس کے بارے میں علم ہے, ان کا نام بتائیے. اگلے ولاگ میں ہم وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ شخص ہے جس نے ان کے بارے میں ایسی بات کی جو بالکل تھی ہی نہیں. بہرحال شہباز گل کی طرف سے بار وقت وضاحت کر دی گئی ہے. تو اس طرح کی فیک نیوز لوگ پھیلاتے رہتے ہیں. تو کیا مریم نواز شریف کی, شہباز شریف کی یہ حکومت جس نے پی کا آرڈیننس منظور کیا ہے, پی کا قانون بنایا ہے, کیا وہ اس کے بارے میں کوئی نوٹس لیں گے؟ فیک نیوز ہے, بالکل جھوٹی خبر ہے. بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا کہ پیکا کے بارے میں بہت کچھ تھا جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے, ہم نے پیکا قانون کو منظور کیا ہے تو وہ چیزیں نکلوا دی ہیں. اس کے باوجود بھی صحافی اس قانون سے مطمئن نہیں ہے. صحافیوں کو مطمئن کریں, پھر ٹھیک ہے قانون آپ بناتے رہیں, لیکن صحافی کیوں مطمئن نہیں ہے؟ میں خود بھی اس کا بڑا زبردست حامی ہوں کہ کسی قسم کی فیک نیوز, غلط نیوز نہیں آنی چاہیے. اگر بندہ ایسا کرتا ہے تو اس کو جتنی بھی سزا دی جا سکتی ہے وہ سزا اس کی ہونی چاہیے. لیکن پاکستان میں کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک قانون بنا دیں اور وہ آپ کے خلاف, قانون بنانے والوں کے خلاف, حکومت کے خلاف استعمال ہو جائے؟ وہ صرف اور صرف اپوزیشن کے خلاف استعمال ہوتا ہے, ایسے صحافیوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے جو آپ کی بات نہیں مانتے. تو اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. کوئلہ درآمد کیا جا رہا ہے, اور ایسا کوئلہ درآمد کیا جا رہا ہے جس سے منہ زیادہ کالا ہوتا ہے. قائمہ کمیٹی میں یہ تفصیلات رکھی گئی. توانائی کے حوالے سے قائمہ کمیٹی اس کو بتایا گیا کہ پاکستان سے جو کوئلہ نکلتا ہے اس سے بھی بجلی بنتی ہے. ویسے کوئلے کو جلا کے بجلی بنائی جاتی ہے, یہ نہیں کہ کوئلے کو آپ نے ایک تال لگا دی اس سے بجلی نکل رہی ہے اور آپ کے گھروں کو یا کھمبوں کو جا رہی ہے. تو بہرحال جو مقامی کوئلہ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو, پاکستان کو, قوم کو ایک یونٹ پڑتا ہے 4 روپے کا. پاکستان میں بے شمار کوئلہ ہے, لا تعداد کانے ہیں. وہ کوئلہ استعمال کرنے کی بجائے ہماری حکومت کوئلہ درآمد کرتی ہے, برآمد نہیں. جو کوئلہ ہمارے پاس ہے وہ بھی برآمد ہو سکتا ہے, لیکن وہ برآمد نہیں کرتے, درآمد کرتی ہے, اور اس کوئلے سے 16 روپے یونٹ بجلی پڑتی ہے. تو یہاں پہ آپ اندازہ کر لیں کہ ایک طرف 4 روپے, دوسری طرف 16 روپے. اور یہ جو ایسے بجلی گھر ہیں یہ مسلم لیگ نون کے دور کے لگائے ہوئے ہیں جس میں درآمد کر کے کوئلہ بجلی پیدا کی جاتی ہے. اور پھر اگر پیٹرول کی بات کریں, ڈیزل کی بات کریں یا آئل کی بات کریں, اس سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 32 روپے فی یونٹ. بہرحال بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سولر پر آ جائیں, آپ ونڈ پر آ جائیں, یا پھر آپ ہائیڈل پر آ جائیں. پانی سے بجلی بھی انتہائی زیادہ سستی پڑتی ہے. کالا باغ ڈیم اس لیے وہ صوبے والے نہیں بننے دیتے کہ اس سے پاکستان میں بجلی بھی سستی ہو جائے گی اور پنجاب کو بھی فائدہ ہوگا. حالانکہ یہ فائدہ صرف پنجاب کا فائدہ نہیں ہے, پورے پاکستان کا فائدہ ہے. بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے. کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ہم پھر کبھی بات کریں گے, بلکہ ہم بات اس حوالے سے کرتے ہی رہتے ہیں. تو یہ بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں کہ کیونکہ جو درآمدی کوئلہ ہے اس سے منہ زیادہ کالا ہوتا ہے. وہ کوئلے کی دلالی میں منہ کالا, وہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا. تو ایسے کوئلے سے منہ زیادہ کالا کروانے کے لیے یہ لوگ کوئلہ درآمد کرتے ہیں. حکومت کو بیٹھے بٹھائے اچکل آ گئی, اتھل آ گئی, بیٹھے بٹھائے کوئی نہ کوئی تماشا لگانا تھا, حکومت نے لگا دیا. ابھی پاکستان میں پیٹرولیم کی ڈی ریگولیشن کے بارے میں قانون منظور کر کے اس کو لاگو بھی کر دیا گیا ہے. اس پر پیٹرول پمپ کے مالکان وہ زیادہ شور مچا رہے ہیں. ڈیلرز کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم 4 مارچ کو پاکستان میں پہیا جام کر دیں گے, ہڑتال کریں گے. تو حکومت کو بیٹھے بیٹھے یہ کیا سوجھی کہ ڈی ریگولیشن پیٹرولیم کی کرنے جا رہی ہے. یہ ڈی ریگولیشن ہوتی کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کے بعد اس پر مزید بات کر لیتے ہیں. ڈی ریگولیشن پالیسی کا مطلب ہے کہ حکومت کسی شعبے میں اپنی مداخلت یا کنٹرول کو کم کر دے اور قیمتوں, منافع اور دیگر کاروباری امور کا تعین مارکیٹ کے مطابق ہونے دے. حکومت پاکستان پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے تعین میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے, اب تک کر رہی ہے. لیکن ڈی ریگولیشن کے بعد اب کیا ہوگا
कीमतों का तयन मार्केट करेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां OMCS और पेट्रोल पंप मालकान खुद कीमत तय करेंगे, जैसे कि दुनिया के कई दीगर ममालिक में होता है। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमतों में दी जाने वाली सब्सिडी या दीगर माली मदद खत्म हो सकती है। मुसाबकत भी बढ़ेगी। मुख्तलिफ ऑयल कंपनियां और पेट्रोल पंप अपनी कीमत खुद तय करेंगे, जिससे मुकाबला पैदा होगा और मुमकिन तौर पर कीमतों में फर्क आ सकता है। डीलर्स को खदशा है कि अगर बड़ी ऑयल कंपनियां कीमतें कम रखेंगी तो छोटे पेट्रोल पंप खसारे में जा सकते हैं। इनका कहना है कि हुकूमत ने उन्हें एतमाद में नहीं लिया और अगर इनके मुतालबात ना माने गए तो 4 मार्च से गैर मुअय्यना हड़ताल कर देंगे। अगर पेट्रोल पंप बंद हुए तो मुल्क में ईंधन की किल्लत पैदा हो सकती है, जिससे ट्रांसपोर्ट और मुईशत पर बुरा असर पड़ेगा। अगर डीरेगुलेशन नाफिज हो गई तो मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की कीमतों में फर्क हो सकता है, जैसा कि एयरलाइन इंडस्ट्री में टिकट के निरख बदलते रहते हैं। तो पेट्रोल पंप मालकान की तरफ से और डीलर की तरफ से हालांकि इनको एक मौका दे दिया गया है। जिस तरह दुकान पे आप कोई खरीदारी करने के लिए जाते हैं, रेट लिस्ट लगी होती है, हर दुकान का अपना अपना रेट भी होता है। वो अगर आपको कम निरख पर कोई चीज़ देना चाहे तो दे सकता है। इसी तरह से पेट्रोल पंप मालकान जो कम मुनाफा लेना चाहते हैं वो दूसरों के लिए दर्द सर बन गए हैं। हुकूमत की तरफ से मेरा ख्याल है कि ये पॉलिसी कोई इतनी गलत नहीं है, लेकिन पेट्रोल पंप मालकान को और डीलर्स को अपनी दिहाड़ी मरती हुई नजर आ रही है, इसलिए इसकी शदीद मुखालफत कर रहे हैं। अब चलते हैं आखिरी खबर की तरफ। कुछ जजों की तरफ से इनकार किया गया है। कैसे इनकार किया? पाकिस्तान में आपको पता है कि कितने ज्यादा 24 लाख मुकदमात इल्तवा में पड़े हुए हैं जिनकी समाअत नहीं होती, जिनके फैसले कब होंगे? साल बाद होंगे, 2 साल बाद होंगे, 10 साल बाद होंगे। हो सकता है कि 30 साल बाद इनमें से कुछ मुकदमात के फैसले हों। उसके लिए कुछ तो ये कहते हैं कि जजों की तादाद बढ़ाई जाए। इस हुकूमत ने इसी आड़ में ऐसे जजों को आगे पहुंचा दिया, उनको भर्ती कर लिया जो इनके अपने मकासद के लिए काम आएंगे। तो बहरहाल इसके अलावा भी कोई पंचायती सिस्टम की बात भी हो रही थी कि अगर पंचायती सिस्टम हो तो कई मुकदमा शुरू होने से कबल ही खत्म हो सकते हैं। इसी तरह से तजवीज़ ये भी सामने आई कि रात को अदालतें लगाई जाएं। रात को अदालतें लगेंगी तो भी रिलीफ मिलेगा सार्फिन को जो मुकदमे लेके वहां पे जाते हैं, साइलिन को। तो इस पर कुछ जजों की तरफ से इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा नहीं, हम ये मुकदमात नहीं सुन सकते, हम रात को ड्यूटी नहीं कर सकते। हो सकता है कि दूर दराज इलाकों में जज साहबान के लिए मुश्किल हो रात की ड्यूटी करना, लेकिन लाहौर में बैठ के, रावलपिंडी में बैठ के, कराची में बैठ के, यहीं पे इनका घर, यहीं पे अदालत, और साहिल के लिए हो सकता है कि मुश्किलात हों, लेकिन साहिल को उसी को रात के मुकदमात के लिए आना पड़ेगा जिसके लिए वो रजामंद होगा। तो ऐसे साहिल आपको बेशुमार मिल जाएंगे जिनके मुकदमा डिले से डिले होते चले जा रहे हैं। वो चाहेंगे कि हमें रात दिन भी बैठना पड़े, हमारे मुकदमे का जल्द फैसला हो जाए। तो ऐसे साहिलीन को रात को इंसाफ मुहैया किया जा सकता है, लेकिन जजों की तरफ से कह दिया गया कि नहीं, इनकी तादाद 1000 के करीब बताई जा रही है। इनमें कोई हाई कोर्ट नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये सारी की सारी लोअर अदालतें हैं। इन्हें कहा गया है कि आप रात को आएँ। 768 जजों की तरफ से 768 इन जजों की तरफ से कहा गया कि हम हाजिर हैं, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फर्ज है, आप दिन की ड्यूटी लें या रात की ड्यूटी लें, हम इंसाफ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन 979 ये 1000 के करीब बनते हैं। उन्होंने माजरत करी, उन्होंने कहा नहीं, हमारे हाथ खड़े हैं। अगर ऐसे जज साहिबान हैं तो फिर चाहिए हुकूमत को कि इनको इनके घरों में भिजवा दे, इनके लिए ऑप्शन रखे कि आपने जजी करनी है तो ठीक है, अगर नहीं करनी, रात की ड्यूटी नहीं कर सकते तो फिर आप अपने घरों में जाएं, घरों में बैठे आराम करें। आपको आराम की ज़्यादा ज़रूरत है। तो नाज़रीन, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? क्या रात की अदालतें लगती हैं तो किसी भी एक जज को बिला उज़र माजरत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।